बारे में समझते हैं, जो कि अमित कांत के द्वारा लिखी गई है। अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझिए कि फिस्कल फेडरेशन का मतलब क्या होता है। फिस्कल फेडरेशन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल रिलेशन जो कि किसी कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी यूनिट जैसे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा है, तो उसको फिस्कल फेडरेशन कहते हैं। ये काफ़ी एसेंशियल होता है क्योंकि इससे समझ में आता है कि कितना खर्च हो रहा है और कितने रेवेन्यू हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ये आपका एलोकेट हो रहा है। फिस्कल फेडरेशन से गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प होता है कि वो अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को समझ पाते हैं, यानी कि कितना खर्चा करना है और पब्लिक सर्विस कितना प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो समझ पाते हैं। फिस्कल फेडरेशन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो 18 सेंचुरी से, जब यहाँ पे अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो है वो फेडरलिस्ट पेपर में जो कि 1780s में लिखा गया था, उसमें ये बताया था कि मल्टी लेयर्ड जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस को परमिट कर रही है, जो कि डिफरेंट लेयर्स के द्वारा यहाँ पे एज्यूम किया जाता है। साथ ही इंडिया में आप देखोगे तो फिस्कल फेडरेशन है जो कि आज की डेट में स्टैंड करता है, और इसमें आपका हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस भी हैं जो कि ये निकल कर आया है, जो कि आज की डेट में हम लोग इंडिपेंडेंस डे में भी, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे कमीशन हैं, साथ ही कमेटी है, पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि हमारी जो फिस्कल फेडरेशन है वो सही तरीके से चल पाती है। तो अगर हम लोग और बात करें, देखिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही समझने की कोशिश कीजिए, बाकी तो यहाँ पे पूरा रामायण लिखा गया है, इससे आपको कहीं भी कोई हेल्प नहीं होने वाला है। ये समझिए हिस्ट्री के साथ 1927 में साइमन कमीशन के द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको 1919 कहते हैं, उसको भी यहाँ पे रिव्यू किया गया और रिकमेंडेशन दिया गया कि इंडियन स्टेट और प्रोविंसेस में जो है फेडरेशन होना चाहिए। उस समय सेंटर को स्टेट और जो स्टेट है उसको प्रोविंस कहते थे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी बना 1931 में, जिसमें कि यहाँ पे लॉर्ड विस्कॉट पील इसके चेयरमैन थे। उनके द्वारा कहा गया कि फिजिकल रिलेशंस जो यहाँ पे सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में है उसके बारे में एग्जामिन किया गया, और इनको बोला गया कि कुछ इनकम टैक्स का जो शेयरिंग है वो यहाँ पे सेंटर और प्रोविंस के बीच में होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकल कर आया, जिसमें कि आप देखो कि फेडरल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये आपको फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा प्रोविंसेस के साथ, ठीक है। उसके बाद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया और 1935 आया, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर जो फिजिकल फेडरेशंस का है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1919 का जो एक्ट है इसमें सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू हुआ, यानी कि जो आज के भी डेट में आप देखते हो कि जो टैक्सेस का आपका शेयरिंग किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये 1919 से निकल कर आया है, ठीक है। और 1935 में क्या हुआ कि यहाँ पे शेयरिंग को अलाउ किया गया कि जो सेंटर का रेवेन्यू है ना उसको शेयर किया जाएगा, और यहाँ पे प्रोविंसेस को, स्टेट को जो ग्रांट इन एड दिया जाता है, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि उनके पास अगर पैसे की कमी होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट इन एड के तौर पे मांगते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से निकल कर आई, 1935 से, ठीक है। 1990 से जो है रेवेन्यू को यहाँ पे शेयर करना है, सेपरेट करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये निकल कर आया। लेकिन 1935 से क्या निकल कर आया कि सेंटर का रेवेन्यू को शेयर करना है और साथ ही साथ ग्रांट इन एड जो सेंटर को प्रोवाइड, स्टेट को प्रोवाइड करना है, वो यहाँ से निकल कर आया। अगर हम इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी कि पार्टीशन हो रहा है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, कुछ इंस्टीट्यूशन है, कॉलोनियल मशीनरी है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके द्वारा यहाँ पे यूनिफिकेशन किया गया, यानी कि पहले हमारे कंट्री में 560 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि हमारे यहाँ जो स्टेट थे वो 560 थे, लेकिन सबको जोड़ के जो है ना इन्होंने हमारे यहाँ 14 स्टेट बनाया, जो कि ये काम सिर्फ यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया, ठीक है, जिसको हम लोग आज भी याद रखते हैं। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो है ना फेडरल स्ट्रक्चर को यहाँ पे फाउंड किया गया। फेडरल कैरेक्टर अगर हम लोग पब्लिक फाइनेंस का इंडिया में देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें आप लोग देखोगे कि फेडरेशन जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है। साथ ही इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी एक्सप्लेन किया गया था कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट किया गया है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ड्यूअल पॉलिटी कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि यूनियन में स्टेट में यूनियन होगा और साथ ही सेंटर में यूनियन होगा और स्टेट होगा, और इन दोनों को अपना सॉवरेन पावर दिया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि जो हमेशा सेंटर कहे वही स्टेट को मानना होगा, नहीं, स्टेट के पास भी अपना इंडिपेंडेंसी है, वो भी अपने लॉ बना सकते हैं, उनके पास अपना पावर है, वो अपने हिसाब से अपने राज्य को चला सकते हैं, जिसको हम लोग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 1950 में, जिसमें कि सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया था।
ये सारी चीज़ें तो आप समझ रहे हो। साथ ही आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 7th शेड्यूल है हमारे संविधान में, जिसमें पावर और फंक्शन, जो कि यूनियन और स्टेट का क्या क्या पावर है और किस तरीके से वो काम करेंगे, इसको बाकायदा 3 लिस्ट में आपका डिवाइड किया गया था। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। इसमें कुछ सब्जेक्ट रखे गए थे, जैसे यूनियन लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट है। तो यूनियन लिस्ट में आप बड़े बड़े सब्जेक्ट देखते हो, जैसे रेलवे, एयरवेज, एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ये सब देखने को मिलेगा। स्टेट सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सारे हैं, ठीक है। कंकरेंट में, जिसमें कि सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, उसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। जिसमें आप लोग एजुकेशन देखते हो तो हेल्थ देखते हो, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। संविधान में ये स्पेसिफिक पावर दिया गया है ना, टैक्सेशन पावर, दोनों को, स्टेट और सेंटर को, कि वो दोनों अपनी तरफ से जो है ना टैक्स को लगा भी सकते हैं, और सेंटर के पास ये भी पावर है कि जो टैक्स को लगाया जाएगा उसको स्टेट के साथ वो शेयर भी करेंगे, कुछ ऐसे टैक्सेस भी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जीएसटी का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया है वो भी आप लोग देख रहे हो कि इसको भी शेयर किया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कॉम्पनसेशन देने के लिए भी है कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से, तो कॉम्पनसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही सेंट्रल ट्रांसफ़र भी है स्टेट को। आप देखो कि यहाँ पे एक और आपको फेडरेशन का मोड देखने को मिलेगा। यानी हमारे यहाँ क्या है कि कॉमन फीचर है, यानी कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर भी है और साथ ही साथ यूनिटरी सिस्टम भी है। यानी कि पावर को सेपरेट तो किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट अपने अलग तरीके से ही काम कर रहा है और सेंटर अपने अलग तरीके से ही काम कर रहा है, नहीं, दोनों के काम करने में यूनिटरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक आप ये इसको भी आप लोग कह सकते हो। साथ ही हमारे यहाँ बाकायदा यहाँ पे फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया है, जिसमें कि आप लोग देखो जितना भी टोटल यहाँ पे सेंट्रल ट्रांसफ़र होता है उसका शेयर जो है ना वो यहाँ पे कौन बताते हैं, तो फाइनेंस कमीशन यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके आगे अगर हम लोग देखें, देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि जो ट्रांसफ़र है रिसोर्सेज का, ये भी लोकल बॉडीज़ में किया जाता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो है 2 अमेंडमेंट हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd जो है वो लाया गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पंचायती राज है उनको कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार दिया गया, यानी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दिया गया। साथ ही उसी के साथ म्यूनिसिपैलिटीज़ लाई गई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y। इसमें क्या है ना कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाना बिल्कुल सही ज़रूरत है, यानी कि स्टेट में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, और ये आर्टिकल 243I और 243Y के तहत है, जिसमें कि हर एक 5 साल में यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाना ही है। और जो भी टैक्स है ना वो स्टेट का, यहाँ पे स्टेट से टैक्स कहाँ जाएगा, तो स्टेट से टैक्स जो लोकल बॉडीज़ में है, पंचायत में है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में है, वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेंटर से स्टेट में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन है, तो फाइनेंस कमीशन है। स्टेट से यहाँ पे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, लोकल बॉडीज़ में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन है, तो स्टेट के फाइनेंस कमीशन है। तो इस तरीके से इसको बेटर तरीके से यहाँ पे बनाया गया, जिससे कि हमारे जो फेडरेशंस का यहाँ पे फंडा है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। अब देखिए फेडरलिज्म की अगर बात करें तो 2 तरीके का होता है, एक होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एक होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। वहीं अगर आप देखो सेंटर के कानून में और स्टेट के कानून में जब यहाँ पे कंपटीशन अराइज हो जाए तो इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि नीति आयोग की क्या इनिशिएटिव है, जिसमें कि यहाँ पे कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव दोनों फेडरलिज्म हमारे कंट्री में होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे यहाँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया गया नीति आयोग के द्वारा। 115 ऐसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे खोज निकाला गया है, जिसमें कि किसी भी तरीके का बेसिक एमिनिटीज़ तक भी नहीं प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब उसको सारी बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना है। तो इसमें हम लोग को क्या है कि सिर्फ यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ पे जो भी आपका गाँव, जिस स्टेट के अंदर ये गाँव आता है उसी स्टेट का ये अधिकार नहीं है कि उसको बस डेवलप करे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे साथ देंगे, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, जिससे कि यहाँ पे ये जो गाँव है, जो एक छोटा सा गांव है जो कि आज के डेट में डेवलप नहीं है, उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, सर्विस सपोर्ट करेंगे स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। किसी स्टेट में आप लोग देखते हो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि सड़कें नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूल्स नहीं है बच्चों के लिए। अगर स्कूल है तो उसमें पब्लिक टॉयलेट है आपका, यानी कि सेपरेट टॉयलेट नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए।
साथ ही आप लोग देखो कि कॉलेजेस नहीं है, और स्कूल भी है तो प्लेग्राउंड नहीं है, कॉलेजेस नहीं है उस तरीके का, कॉलेजेस होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट होना चाहिए, बच्चों के लिए यहाँ पे अलग से इनोवेशन सेंटर होना चाहिए, प्लेग्राउंड सेंटर होना चाहिए। तो इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बिल्डिंग भी हो अच्छी तरीके से, साथ ही यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेट में बनाया जाएगा उसकी तरफ से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे सपोर्ट करना ज़रूरी है। साथ ही सस्टेनेबल एक्शन लिया जाएगा जिससे कि यहाँ पे हम लोग ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म कर सके ह्यूमन कैपिटल में। और ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन दे के कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करते हो तभी तो किसी जगह पे आप जाकर काम करते हो, वहाँ से अर्न करते हो, और वो क्या हो जाता है हमारे डायरेक्ट आप लोग जो है जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, तो यानी कि आप ह्यूमन कैपिटल बन चुके हो। तो यहाँ पे हम लोग अगर सबको शिक्षा देंगे ना, तो इस तरीके का ह्यूमन कैपिटल बनना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कंपटीशन भी रखना है। हमारे यहाँ 28 राज्य है, तो 28 राज्य के बीच में कंपटीशन रखना ज़रूरी है, तभी जाके एक अच्छा माहौल बनता है। नॉर्थ ईस्ट फोरम है, यानी कि हमारे कंट्री में आप देखोगे कि 7 स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो उनमें भी अलग से यहाँ पे ध्यान देने के लिए इस तरीके का आपका बनाया जाता है, जिसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट है। ठीक है, साथ ही आप लोग देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, वो भी इंडियन हिमालयन रीजन का। हिमालयन रीजन है जिसमें कि अगेन आपको 5 स्टेट देखने को मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, साथ ही साथ आपका उत्तराखंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। तो ये सारे कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे अलग से आपका जो है इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टोटल 17 गोल है, इसको भी यहाँ पे लोकलाइजेशन करनी है। एक बार देख लीजिए कि क्या क्या गोल है और क्या टारगेट है। यहाँ पे टोटल गोल देख सकते हैं, ये 17 गोल है। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ है, क्वालिटी एजुकेशन है, और यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर है, साथ ही साथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क है, इंडस्ट्री है, और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है। और ये टोटल आपको 17 गोल देखने को मिलेंगे जो कि 2015 से चल रहा है, और 2030 तक यहाँ पे टारगेट है कि इन सारे 17 गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसके अलावा आप देखिए कि कुछ इंडाइसेस भी यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग ऐसे किस किस क्षेत्र में देखती है जो कि आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे इंडेक्सेस देखा जाता है, जैसे कि आप लोग का भी रिजल्ट आता है ना, तो ये रिजल्ट क्या होता है आपका, एक तरीके का इंडेक्सेस है, आप समझो ये। ठीक है, यानी कि सबसे पहला है कि वाटर की मैनेजमेंट यहाँ पे करने के लिए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है। इसका 2 पार्ट ही आया है, लास्ट ईयर ये 1 था और 2020 में ये 2nd था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वाटर क्वालिटी को देखा जाता है कि कौन से राज्य है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी सही है, कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, जहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है। सेकंड है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स है। तो यहाँ पे जो 17 गोल अभी आपने देखा, उस 17 गोल को यहाँ पे लेकर जो 28 राज्य है, ये 2800 राज्य कितना ज़्यादा यहाँ पे इसके लिए सीरियस है, और कितना ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, कितना ज़्यादा इसके लिए काम कर रहे हैं, और अपने अपने यहाँ अपने राज्य में ये 17 गोल को लेकर क्या क्या इनिशिएटिव लेकर आए हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में। इसका भी 2 पार्ट आ चुका है, 2019 में फर्स्ट आया था, 2020 में सेकंड आया था। उसके बाद आता है सेकी, यानी कि सेकी कहने का मतलब स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि स्कूल में बच्चों की शिक्षा कैसी है। अगर आपको देखना है कि किसी कंट्री का भविष्य कैसा है ना, तो उस कंट्री के स्कूल में जाकर आप लोग को देखना होगा, झांकिए स्कूल में जाकर कि वहाँ के बच्चे का हाल चाल कैसा है। यानी कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे अपने ही क्लास की कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। 3rd क्लास के बच्चों को देखना चाहिए, वही 10th को, 12th को, इस तरीके से बच्चों को देखना चाहिए। बच्चों को आप देखोगे स्कूल में, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे कंट्री का या किसी और कंट्री का भविष्य क्या है। तो इसी को देखने के लिए बच्चों को यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बनाना, रट्टू तोता नहीं बनाना, मार्क्स के पीछे नहीं भागना, और एक अच्छी और एक समझदार वाली शिक्षा यहाँ पे प्रोवाइड करना, उसके लिए नीति आयोग यहाँ पे सेकी इंडेक्स देखती है। साथ ही हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडेक्स भी है, यानी कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में कितना प्रोग्रेस हुआ है। हमारे यहाँ 28 राज्य में किस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे लोगों को, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबको यहाँ पे समान तरीके से जो भी हेल्थ पर्सपेक्टिव से यहाँ पे प्रॉब्लम है, उनको उसका सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें देखा जाता है इस इंडेक्स के थ्रू। और क्या यहाँ पे चैलेंजेस है वो भी देखते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, यानी कि आप लोग देखो कि अटल टिंकरिंग यहाँ पे लैब बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा,
अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू। तो ये एक इंडेक्स भी है नीति आयोग के द्वारा, क्योंकि नीति आयोग ये मानते हैं ना कि इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी कंट्री में अगर इनोवेशन हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ की जनता जागरूक है, यानी कि वहाँ की जनता और वहाँ के बच्चों में जो है एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक एक्स्ट्रा नॉलेज देखने को मिलता है। तो इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सिर्फ कॉपी कैट बनने से कुछ नहीं होता है। जैसे आप लोग भी देखोगे कि बहुत सारे यूट्यूब में चैनल हैं, कुछ चैनल्स में आप लोग देखोगे कि एक दूसरे का कॉपी करके पढ़ाते हैं, यानी कि जो एक चैनल में कंटेंट है वही आपको कंटेंट दूसरे चैनल में भी देखने को मिलता है। तो ये कॉपी कैट होते हैं। कभी कभी तो मैं ये भी देखी हूँ कि स्क्रीनशॉट भी सेम ही होता है, कभी कभी तो मुझे पीपीटी भी सेम देखने को मिलता है, यानी कि एक चैनल की पूरी हूबहू कॉपी करके दूसरे चैनल भी पढ़ाने लगते हैं। बट वैसा नहीं होना चाहिए, इनोवेशन कीजिए अपना, कुछ नहीं होता है। तो इसी तरीके से जैसे मैं सीधे पीडीएफ उठाती हूँ और पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, तो ये एक सिंपल तरीका मुझे लगता है। मुझे लगता है कि मैं पीपीटी पे क्यों इतना ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि एक कनेक्टिविटी होती है। देखिए योजना मैगज़ीन की आप लोग हर एक चैनल पे देखोगे, वहाँ पे क्या होता है ना कि वो पीपीटी बना के पढ़ाते हैं, तो उससे ना एक तरीके का कनेक्टिविटी मुझे नहीं लगता है। हालांकि ये कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे देते हैं तो वो बात अलग है, जब भी दे मुझे वो बात अलग लगती है। कोई बात नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे, ख़त्म हो जाएगा चैनल, या फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में एक कनेक्टिविटी होना चाहिए। मैं यहाँ पे योजना मैगज़ीन की डायरेक्ट यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू इसलिए पढ़ाती हूँ कि आप यहाँ पे समझ पाओ कि हाँ आपने यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू पढ़ा है, या फिर जैसे मैं विज़न आईएएस की भी पीडीएफ के थ्रू ही बनाती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो वो क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना उस बुक को ख़रीदने से बेटर है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हर एक टॉपिक मैं कवर कराती हूँ। पहले इंडेक्स दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टॉपिक पे चलती हूँ। लेकिन वही चीज़ें अगर मैं पीपीटी बना के पढ़ाऊँ ना तो उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम मुझे वो देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज ए स्टूडेंट अगर देखना चाहूँगी तो क्या देखना चाहूँगी, उसी हिसाब से आप लोग को पढ़ाती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोग बेटर कनेक्ट कर पाते हो, इसलिए आप लोग इतना लाइक करते हो। बाकी और चैनल में आपको योजना का कभी भी ऐसे पीडीएफ देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम ही देखने को मिलता है। वो लोग पीपीटी बना के ही पढ़ाते हैं। तो ठीक है, उनका अपना रूल्स रेगुलेशन है, उनका होता है कि वो अपने पढ़ाने पे, अपने कमर्शियलाइज करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि बच्चों की कनेक्टिविटी पे। मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक का कभी डर नहीं होता है। ठीक है, दे देंगे, चैनल ख़त्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं दूसरे चैनल के साथ फिर आ जाऊँगी। आप लोग प्लीज़ कभी मत घबराइए। आप लोग के पास, अधिकतर के पास मेरा जीमेल आईडी होगा, ठीक है, ऋषिका CS77, मुझे तो लगता है मैक्सिमम के पास होगा। और अगर नहीं है तो एक बार ज़रूर कहीं ना कहीं नोट करके रख ले, क्योंकि क्या होता है कि मैं रिस्क लेकर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि विज़न आइज की भी कॉपीराइट स्ट्राइक की बात होती है और इन लोग की भी कॉपीराइट स्ट्राइक की बात होती है, योजना मैगज़ीन की भी। तो कभी अगर बाई चांस मिल जाए और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने पे कोई भी यूट्यूब चैनल जो है ना वो बंद हो जाता है, फंक्शन नहीं करेगा, मैं भी नहीं एक्सेस कर पाऊँगी। तो उन बुरे दिन में क्या होगा कि आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए ये मेरा जीमेल आईडी ही काम करेगा। मैं आप लोग को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर पाऊँगी ना कि कौन सी मेरी न्यू चैनल है। कोई बात नहीं, मेरा अल्टीमेट मोटिव है आप लोग को आपके टारगेट तक पहुंचाना, आपके गोल तक पहुंचाना। जहाँ पे नीति आयोग का टारगेट है क्या, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करना, वैसे ही आप लोग का टारगेट है कि आप लोग का जो गोल है, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो उसको आपको क्लियर करना है। तो मैं बस उसमें आपका हेल्प करना चाहती हूँ। अब चाहे उसमें मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिले या कुछ भी मिले, मैं नहीं उसका चिंता करती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग को राइट टाइम पे राइट एजुकेशन एकदम से मिले, ठीक है। तो ये नीति आयोग की देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताई गई है। हर एक इंडेक्स है इनका यहाँ पे कलेक्टिवली, तो हर एक क्षेत्र में आप लोग देख सकते हो। मेनली आप लोग देखो, एजुकेशन और हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। तो एजुकेशन में सेकी है और हेल्थ में यहाँ पे हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया है। साथ ही साथ अदर आप लोग देखना चाहते हो तो वाटर एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलता है। पर हेड जितनी भी वाटर की ज़रूरत होती है ड्रिंकिंग वाटर की, वो भी हमारे यहाँ कम हो गया है। ग्राउंड वाटर टेबल भी नीचे जाते जा रहा है। तो वो आपको इस इंडेक्स से बहुत अच्छा रिपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही कंट्री में इनोवेशन होना चाहिए, तो उस पर भी नीति आयोग फोकस करती है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उसको यहाँ पे मतलब कि एक होता है ना कि आई वॉच करते रहना कि हाँ कौन से स्टेट कैसा कर रहे। कोई ऐसा तो नहीं है कि स्टेट इसको लूज छोड़ दिए है, मान ही नहीं रहे कि उनको भी ये गोल पूरा करना है, नहीं करना है। तो इसलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे भी ताक झाक करते रहती है। तो टोटल यहाँ पे आपको 5 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि नीति आयोग काम करती है। तो ऐसा नहीं ना है कि नीति आयोग देखिए एक सेंटर की बॉडी है। क्यों मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, फेडरलिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। फेडरलिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो यहाँ पे नीति आयोग कौन सी बॉडी है, तो ये सेंटर में बॉडी बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है। ये आपका जो है ना एडवाइजरी बॉडी है।
कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। इसका काम है नीति आयोग का कि सरकार को एडवाइस करना। कुछ भी अच्छा लगता है तो वो एडवाइस किया जाता है सरकार को। अब सरकार का इसमें अधिकार है कि वो इसके लिए कानून बना के लाए, या फिर अच्छा नहीं लगता है तो वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एडवाइस करना होता है। तो ये हो गया सेंट्रल की बॉडी, लेकिन ये ध्यान रखती है हर एक स्टेट का जितनी भी इंडेक्स है वो हर एक राज्य में देखा जाता है, यूनियन टेरिटरी में देखा जाता है। इट मीन्स क्या है कि फेडरलिज्म का आपको अगर एग्जाम्पल देना पड़े तो नीति आयोग का एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही बेटर ये बॉडी है जो कि काम कर रही है। इसके पहले हम लोग ने क्या देखा, फाइनेंस कमीशन का काम देखा, जो वो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसमें रहकर उन्होंने जो है यहाँ पे सेंटर और स्टेट में जो भी टैक्स का डिवोल्यूशन होता है वो बेटर तरीके से वो करते हैं। फाइन, अब आगे आप लोग देखिए। नीति आयोग के द्वारा जो है ना काफ़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें, प्रोग्राम वगैरह जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो डिज़ाइन भी करती है। तो नीति आयोग के द्वारा और भी कुछ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को ये एडवाइस करती है। नीति आयोग जो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स और प्रोग्राम को जो इस्टेब्लिश करते हैं वो आप लोग को देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए करते हैं, या फिर यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक जो पार्टनरशिप है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप लोग देखो कि प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर, वो दोनों मिलकर काम करें तो किसी भी चीज़ को डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही आप लोग यहाँ पे देखो कि एक साथ प्रोग्राम है यहाँ पे। इट मीन्स कि क्या होता है यहाँ पे, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम भी लाया गया था ये नीति आयोग के द्वारा, जिसमें कि आप लोग आज की डेट में क्या हो, आज की डेट में आप लोग रिसोर्सेज हो, लेकिन रिसोर्सेज हो तो आप लोग रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे रिसोर्स पॉइंट में हो, है कि नहीं। तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप लोग को एक अच्छे पोजीशन में जाना है, और उसके बाद आप लोग जब अर्न करने लगोगे, अपनी इकॉनमी में कॉन्ट्रीब्यूट करने लगोगे, तो आप लोग बन जाओगे ह्यूमन कैपिटल। फाइन, ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें कि आप लोग देखते हो कि नीति आयोग है जिनके द्वारा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट भी किया जाता है। क्यों और कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, इतने सारे इंडेक्सेस लाकर, यानी कि कोई भी तरीके का इंडेक्सेस यहाँ पे लाया जाता है। तो उसमें हमेशा देखिए, पहले इंडेक्स में क्या है कि अगर वाटर मैनेजमेंट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में अगर देखें तो 2019 में जो पहला यहाँ पे इसको पब्लिश किया गया था, तो उसमें देखने को मिला था कि वाटर मैनेजमेंट तमिलनाडु या फिर आप लोग साउथ की जो स्टेट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन वही आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनको भी मैनेज करना चाहिए अच्छे तरीके से, ये सारी यहाँ पे बताई जाती है। तो अब इससे क्या हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर एक तरीके का कंपटीशन डेवलप हो गया कि नहीं ठीक है, जब और भी साउथ के राज्य इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो महाराष्ट्र क्यों नहीं कर सकते। तो एक कॉम्पिटिशन डेवलप हो गया, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन है, तभी तो आज के डेट में आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, और इतना मेहनत इसलिए कर रहे हो क्योंकि कॉम्पिटिशन है। जस्ट इमेजिन कि हमारे इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता और ये फिक्स होता कि आप लोग कुछ भी एक ग्रेजुएशन कर लीजिए, ऑनर्स कर लीजिए, बीए कर लीजिए, या फिर आप लोग इंजीनियरिंग कर लीजिए, मेडिकल कर लीजिए, फैशन टेक्नोलॉजी कर लीजिए, आप लोग की जॉब पक्की। यहाँ से निकलते के साथ ना आपको जॉब आपको मिल ही जाएगा, हर एक इंसान को जॉब मिल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को उस फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का। तो कैसा लगेगा आप लोगों को, क्या आप लोग इस तरीके से लगन से आप लोग पढ़ाई करोगे? पढ़ाई से तो पता नहीं हर एक कोई भागता है, आई डोंट नो व्हाई। जबकि आज के डेट में अगर आपके पास नॉलेज है तो सही पावर है, नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर कुछ है ना, पैसा नहीं है, पैसा से ज़्यादा आपका नॉलेज है। पैसा तो पावर होता ही है, बट उससे भी ज़्यादा आपका नॉलेज पावर होता है। तो आप लोग सोचो कि कैसा रहेगा, क्या आपको लगेगा कि हाँ यार पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? बहुत कम 1-2% ऐसे लोग होंगे जो कि उनको इच्छा होता है कि हाँ पढ़े, हाँ कुछ जाने। पढ़े मतलब क्या होता है कि कुछ नए चीज़ों को सीखे। पढ़ाई को पढ़ाई जैसा मत लीजिए ना, हमेशा आप जिस भी दिन जगते हो ना तो आप सोचो कि आज क्या क्या नया सीखना है। सीखने के लिए अपने दिमाग को हमेशा ट्रेन कीजिए, तो फिर आप लोग को चीज़ें आसान लगने लगेगी। वही चीज़ है, और ये आप लोग देखो कि आपके हर एक फील्ड में कंपटीशन है, चाहे आप यूपीएससी में हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, कहीं पे भी हो, आपका एक कंपटीशन है। तभी आप इतना मेहनत कर रहे हो, तभी आपको लगता है कि नहीं बेटर बनना है। वही चीज़ें यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा किया जाता है कि 28 राज्य में जो है ना कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेडरलिज्म में तो ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक हद तक सही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी होना चाहिए। अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो एक राज्य बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आगे निकल जाएगा और दूसरा राज्य जो है ज़रूरत से ज़्यादा पीछे रह जाएगा। जैसे गुजरात है वो इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है, डेवलप्ड स्टेट में आता है, और वैसे ही बिहार है जो कि आपका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो चुका है आज के डेट में, हर एक इंडेक्स में आपको लो में देखने को मिलता है। तो कंपटीशन होना चाहिए, जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक जो है ना कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये बातें बताई जा रही है। आई होप कि आपको फेडरलिज्म के बारे में पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग पब्लिक हेल्थ इनोवेशन, जिसमें कि आयुष्मान भारत के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे।
तो आज के लिए रखते हैं इतनी। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ इनोवेशन, और 2-3 और आर्टिकल है जो कि आपको नेक्स्ट लेसन में पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये योजना मैगजीन की जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और भी जो डाउट क्वेरी सजेशंस है वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही अगर आप लोग को आगे भी लेसन देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे फैमिली मेम्बर्स का पार्ट बन सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।